अच्छा, अब यहाँ पे जाहिर सी बात है रियल नंबर में डिस्कस कर चुका हूं तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। बुक में मेंशन है सिंध बोर्ड में भी कि वही जो प्रॉपर्टीज आपने रियल नंबर में पढ़ी थी ना इक्वालिटी के अंदर, वो प्रॉपर्टीज जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी वैलिड होंगी। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज ऑलरेडी आपको पता होनी चाहिए, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड में अगेन वो जीरो मसला करेगा फिर, तो वो आपके पास रिजल्ट में कॉम्प्लेक्स ही आ रहा होता है। इस तरह बाकी प्रॉपर्टी वेरीफाई कर सकते हो। जो दो ये किधर लिखी हुई है, ये आपको नजर आएंगी यहाँ पे, ये आपने खुद पढ़नी है। ये है पेज नंबर 25 पे, सिंध बोर्ड की बता रहा हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी लिखी हुई है, फिर उन्होंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखी हुई है, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखी हुई है। चौथे नंबर पे जो लिखी हुई है वो मैं आप लोगों को बताने लगा हूं, वो है एडिटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो जरा इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। आइडेंटिटी जैसे रियल नंबर में आप लोग पढ़ते थे वही विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन दोनों आपको पता होना चाहिए। जैसे विद रिस्पेक्ट टू अगर एडिशन की बात करो तो आइडेंटिटी होती है 0,0। अगर आप लोगों को याद हो रियल नंबर में आइडेंटिटी 0 थी, 0 को कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर लिख दो, क्या होगा? 0 + 0 आयोटा। तो अगर आपसे पूछे कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0,0। और अगर आपसे को बोले कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, तो क्या होगी? 1,0 1,0 होगी, क्योंकि जैसे रियल नंबर में आइडेंटिटी थी 1, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में उसको लिख दो 1 + 0 आयोटा, जो कि 1,0 हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी है, दोनों बता दिए। फिर है इनवर्स। अगेन जैसे मैंने बताया था आइडेंटिटी यूनिक होती है, लेकिन इनवर्स हर का अलग अलग होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू अगर पॉजिटिव आप बात करो ना, अच्छा डेफिनेशन वही है जो आपने उधर पढ़ी थी कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं इसमें ऐड करूंगा तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं 1,0 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आप लोग करके भी देखना। फॉर एग्जाम्पल आप 2 + 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करना 1, 1 + 0 आयोटा से, इस तरह समझ लो, तो देखना रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज अपनी जगह पे आ जाए। अगर ब्रैकेट की फॉर्म में करना चाह रहे हो तो इस तरह भी करके देखना, फॉर्मूला अप्लाई करके देख लेना, आप देखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपनी जगह भी रहेगा ये। तो यही आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट होता है। तो इनवर्स की अगर आप बात करो, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x, y, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -x, -y। जैसे वहां पे आपने पढ़ा था 2 का एडिटिव इनवर्स क्या था? -2, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते, सेम वही है। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है आप इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, सच दैट कि जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्ट में आइडेंटिटी मिल रही होगी। ये वही डेफिनेशन है जो मैंने रियल में बताई थी, इसलिए मैं डिटेल में इसमें जा नहीं रहा। सेम इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन की भी है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x, y, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/x, y। ये मैंने जानबूझ के लिखा है, हालांकि कहीं नजर नहीं आएगा आपको इस तरह। उसकी वजह है कि बच्चे कहेंगे रियल नंबर में इनवर्स कैसे निकालते थे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 होता था। तो सेम लॉजिक यहां भी वही है कि x, y किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/x, y। लेकिन मसला यहां पे है कि सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 2 आयोटा, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होना चाहिए, लेकिन ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और अगेन सिंप्लीफाई करने का तरीका यहाँ पे क्या होगा? आप 2 माइनस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे और फिर सिंप्लीफाई करोगे, आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूं और एक है मैनुअल तरीका। ये आप लोगों को आता है, किसी भी नंबर का अगर आपको बोले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, आप उसको रेसिप्रोकल करो और फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, सॉल्व करो, रिजल्ट में आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप फॉर्मूला याद कर लो। इसका फॉर्मूला क्या कहता है, मतलब इसी चीज को अगर हम सिंप्लीफाई करें, फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? x/x² + y² कॉमा -y/x² + y²। आप ए बी वाली नोटेशन भी यूज कर सकते हो कि 1/x, y को वही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, अगर फॉर्मूला प्रूफ करना चाह रहे हो तो देखना एंड पे रियल जो है वो होगा x/x² + y², और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो -y/x² + y²। ये फॉर्मूला कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। सच दैट ये आप चीज प्रूव भी कर सकते हो, अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे अगर इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, तो बताओ मुझे आंसर क्या आना चाहिए? भाई कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बात हो रही है, 1 की क्या सेंस है? 1,0 बोलोगे। तो ये ऑब्जर्व भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला भी आप लोगों को पता है
वैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऑर्डर्ड पेयर से हटा के कार्टेशियन फॉर्म में लाओ, मल्टीप्लाई करो, तब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देखना रिजल्ट में 1,0 आ रहा होगा। क्योंकि असल डेफिनेशन ही इनवर्स की होती है ना, कि जब आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मिलेगी। यही तो डेफिनेशन थी जो रियल नंबर में पढ़ी थी आप लोगों। अच्छा, एक है नो ऑर्डर एक्सियोम। ऑर्डर आपने पढ़े थे ना, इनइक्वालिटीज हुआ करती थी रियल नंबर्स के अंदर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर नहीं होती, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में आप कंपेयर कर नहीं सकते उन कॉम्प्लेक्स नंबर को जो रियल और इमेजिनरी नहीं है, जैसे ये वाला है, आप ये नहीं कर सकते कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, सेंस नहीं बनेगी। इवन इमेजिनरी नंबर के अंदर भी आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। रियल को तो आप मेजर कर सकते हो, आप बता सकते हो कि यार 2 जो है वो ग्रेटर है फॉर एग्जाम्पल 1 से, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ये काम कर ही नहीं सकते। आप किस बेसिस पे बोलोगे कि 2 + 2 आयोटा ग्रेटर है 2 - 3 आयोटा के? ये पूरा नंबर ही अगर आप देखो तो आप मेजर नहीं कर सकते। 2 + 2 आयोटा आप बोल सकते हो कि यार इस चीज की लेंथ 2 + 2 आयोटा है, सेंस ही नहीं बनेगी इस बात की। तो आप ऑर्डर वाले रिलेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं कर सकते। हाँ, इनके मैग्नीट्यूड में कर सकते हो कि इसका जो मॉडुलस है वो ग्रेटर है इसके मॉडुलस से, ये कर सकते हो आप। वैसे इसका मॉडुलस लेस होगा इस वाले मॉडुलस से, तो मॉडुलस को आपस में कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि मॉडुलस रियल नंबर होता है। तो आप बता सकते हो कि यार इसका मॉडुलस कम है, इसका मॉडुलस ज्यादा है। लेकिन वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ये नहीं बोल सकते कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर उससे ग्रेटर है, क्योंकि इमेजिनरी चीज आ गई है ना। इमेजिनरी चीज जब एग्जिस्ट ही नहीं करती तो कंपेयर क्या करोगे? अब मुझे बताओ आयोटा का मैग्नीट्यूड क्या है? आयोटा कितना बड़ा लेंथ होता है मुझे बताओ? कुछ नहीं पता भाई, कितनी बड़ी लेंथ है आयोटा की, कुछ नहीं पता, क्योंकि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। वो बस सॉल्यूशन के लिए आपने एक नंबर को इंट्रोड्यूस किया था, उसका रियल में एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन काम बहुत ज्यादा है। अच्छा, टॉपिक क्या है? आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स, और ये एमसीक्यूज में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आप लोगों ने कल की क्लास में पोलर फॉर्म पढ़नी है। पोलर फॉर्म आएगी उस वक्त जब आपको एंगल निकालना आता है। तो ये आर्गुमेंट नाम दिखने में लग रहा है कि मुझे मुश्किल चीज है, मुश्किल चीज नहीं है। सिंपल आर्गुमेंट क्या होता है कि अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से बनाया है, तो ये जो पूरा एंगल बन रहा है, एक्स पॉजिटिव रियल एक्सिस से लेके उस लाइन पे, वो मतलब ये कौन सी लाइन है? अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से ज्वाइन कर दो तो जो लाइन मिलती है आपको, तो रियल और उस लाइन के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसको आप आर्गुमेंट कहते हो। और लिखोगे कैसे? थीटा नहीं आप लिखते, आप लिखते हो आर्गुमेंट जेड, ARG Z लिख रहे होते हो कि आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये नोटेशन यूज करते हो आप। अब जब तक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रियल में है, पहले क्वाड्रेंट में है ना, तब तक लाइफ आपकी बड़ी आसान है। लेकिन जब बाकी क्वाड्रेंट में आता है ना, तब थोड़ी मुश्किल होती है। यहाँ पे वो मुश्किल भी क्यों होती है उसकी वजह आप लोग देखोगे सबसे पहले। उससे पहले इस चीज को ध्यान में रखो, जब भी आप थीटा निकालोगे कैसे, चलो इस पे आते हैं पहले। आप अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो, तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं ये है x + y आयोटा। x क्या होगा? ये जो पूरी चीज जो है ये रिप्रेजेंट करेगी x को, रियल वैल्यू को, रियल x एक्सिस के ऊपर होता है। और जो y है ये पूरा होगा y, जिसको मैं यहां पे बना सकता हूं। तो अगर कोई बोले कि यार ये एंगल बताओ मुझे, तो मैं बोलूंगा सिंपल टेंजेंट यूज कर लो भाई। फिलहाल मान लो इसको थीटा, लेकिन इसकी एक्चुअल नोटेशन क्या? आर्गुमेंट जेड कहते हैं। तो थीटा किसके बराबर होगा? ये थीटा बराबर होगा y/x के, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं बोलूं यार मुझे थीटा निकालना है, तो आप कहोगे दोनों तरफ टेंजेंट इनवर्स अप्लाई करते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? y/x। ये थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन लाइफ यहाँ पे इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ये जो फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है ना, अगेन मसला वही है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया ना इसके अंदर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर, कि कोई एक एंगल नहीं होता, डिफरेंट एंगल इसके आंसर हो सकते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, मैं सिंपल अगर आपके सामने लिखूं साइन इनवर्स फॉर एग्जाम्पल 0.5, तो रिजल्ट में एक एंगल नहीं आएगा, 30 भी आ सकता है, 150 भी आ सकता है, और फिर आप 360 ऐड करते जाओ तो मजीद एंगल आते जाएंगे। तो ये वाला इनवर्स होते हैं ना, इनको आप कहते हो मल्टी वैल्यूड फंक्शन। एक होता है सिंगल वैल्यूड। अच्छा, एक चीज आपने पढ़ी थी फंक्शन की डेफिनेशन, अगर किसी को याद हो, फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन ही ये थी कि अगर एक चीज पुट करो तो आंसर में एक मिलना चाहिए। लेकिन यहां पे ये फंक्शन नहीं है, लेकिन हमने फिर भी इसको फंक्शन बोला हुआ है। हमने फंक्शन से पहले एक और वर्ड बोल दिया, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। हालांकि फंक्शन है नहीं, जो आप बेसिक डेफिनेशन फंक्शन की पढ़ते थे उसमें ये फंक्शन पूरा उतरेगा नहीं, लेकिन हमने साथ फंक्शन अगर बोलना है ना, तो उससे पहले हमने क्या लगा दिया? मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मल्टी वैल्यूड फंक्शन के एक इनपुट पे मल्टीपल वैल्यूज आपको मिल रही होती हैं, और सिंगल वैल्यूड
जो एक्चुअल डेफिनेशन फंक्शन की आपने पढ़ी थी, कि जिन पे आपको ना डिफरेंट वैल्यूज मिल रही होती हैं, आप क्या करते हो, आप रिस्ट्रिक्ट करते हो उसको, आप एक फिक्स डोमेन के अंदर देखते हो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो स्टैंडर्ड है जो यूज किया जाता है। क्या स्टैंडर्ड है कि भाई 0 से लेके 2 पाई तक, मतलब पहला स्टैंडर्ड क्या है कि आपने ये जो आर्गुमेंट निकालना है वो 0 से लेके 2 पाई के दरमियान निकालना है, क्योंकि वैसे तो इन्फिनिट आर्गुमेंट्स होंगे, आप 360 ऐड करते जाओ इन्फिनिट आते जाएंगे, लेकिन हम जो आर्गुमेंट निकालने को बोलते हैं या जो एमसीक्यूज में आपसे बोला जाएगा वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोला जाएगा। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट की दो कन्वेंशन यूज होती हैं, कि या तो वो एंगल 0 और 2 पाई के दरमियान होगा, या वो एंगल -पाई से लेके पाई के दरमियान होगा। ये दो कन्वेंशन यूज होती हैं, कि या तो आप इनके दरमियान एंगल निकालो या आप इसके दरमियान एंगल निकालो। ये है 0 से लेके 360, ये है -180 से लेके 180। तो ये दो कन्वेंशन है। अब इसमें से हम कौन सी यूज करेंगे भाई, हम ये वाली यूज करते हैं। मेजॉरिटी जगहों पे आप देखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये वाली यूज होती है, लेकिन कोई फिक्स बात नहीं है, आप ये भी यूज कर सकते हो। लेकिन आप जिस एमसीक्यूज को सॉल्व करोगे, जिस बुक को आप फॉलो करोगे, उसमें ये वाली नोटेशन यूज की हुई है, तो आंसर भी उसके मुताबिक होंगे, फिर आप घबरा जाओगे। तो बेहतर है हम भी ये वाली कन्वेंशन यूज करेंगे, और जिस भी कोऑर्डिनेट पे हमारा एंगल आएगा हम कोशिश करेंगे इस फॉर्म में कन्वर्ट हो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव एंगल्स आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट में किस किस तरीके से हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और हमारा जो एंगल है वो हमने इसके दरमियान लाना है। बस ये हमारी असल कोशिश होगी। जो अगर अभी आप लोगों को याद हो, मैंने बोला था 300 भी आ रहा है और -60 भी आ रहा है, लेकिन मैंने बोला था -60 यूज कर रहा हूँ, उसकी वजह है कि मैं इसके दरमियान लाना चाह रहा हूँ, वरना ये 300 भी ठीक है अगर मैं ये वाली कन्वेंशन यूज करता। ठीक है सर, इसको थोड़ा रिवाइज कर दें प्लीज। ये रिवाइज करना थोड़ा सर मुश्किल है भाई। थोड़ा समझ नहीं आया, सही सर मैं एक पूरा। काम करता हूँ, जब मैं ये वाली चीज समझाता हूँ ना उसके साथ में फिर ये बता दिया करूंगा। अभी डायग्राम ओके। बनाता हूँ फिर ये बताता हूँ दोबारा। अब देखो सबसे पहले 4 एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पे दूंगा। सबसे पहले एग्जाम्पल, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर, और मैं इजी कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ, कैलकुलेशन आसान हो, 1 + √3 आयोटा, -1 + √3 आयोटा, -1 - √3 आयोटा, 1 - √3 आयोटा। ये 4 किस्म के कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकते हैं एग्जाम में जिनका आपने आर्गुमेंट निकालना होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों चारों कोऑर्डिनेट में मैंने अलग अलग आप लोगों को एग्जाम्पल दी है। अब आर्गुमेंट कैसे निकालोगे भाई, पहले जो कोऑर्डिनेट है ना उसमें जो आपका आर्गुमेंट होगा वो सिंपल थीटा के बराबर होगा, और थीटा का हमने फॉर्मूला बना लिया। थीटा किसके बराबर है, टेंजेंट इनवर्स y/x के बराबर है। ये हमने सिंपल एक फॉर्मूला बना दिया। कभी भी पहले क्वाड्रेंट में अगर कोई भी एंगल आएगा ना, तो उसमें आपको कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई नया काम करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लिख दोगे। अब बात करते हैं दूसरे क्वाड्रेंट की। अब यहां पे देखो ये कंफ्यूजन आती है, मैं पहले शुरू में ही कंफ्यूजन हल करना चाह रहा हूं ताकि वो आपके जहन से निकल जाए। यहां पे दो अलग बातें यूज की जाती है एंगल निकालते हुए। एक तो मैंने दो स्टैंडर्ड बताए ना, उनके अलावा दो अलग मेथड भी होते हैं। उनका मैं बेसिक बताता हूं, पूरा मैं नहीं बताऊंगा। फर्क उनमें क्या है कि कोई कहता है कि जब आप इसको सॉल्व करो ना तो आप टेंजेंट इनवर्स में ये पुट करो √3/-1, और फिर उसके अंदर हम मॉडिफिकेशन करेंगे। एक कन्वेंशन आपको ये कहती है, और दूसरी कन्वेंशन कहती है कि यार आपने इसके अंदर पॉजिटिव ही पुट करना है, जो आंसर आएगा फिर हम उसमें चेंजिंग करेंगे। चेंजिंग दोनों के अंदर आपको करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि कोई एक आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा। आप दोनों को पॉजिटिव कंसीडर करके सॉल्व करो और फिर चेंजिंग करो। इसके अंदर चेंजिंग क्यों करनी है, वजह यह है कि आपको आंसर -पाई से लेके पाई के दरमियान लाना है। तो मैं बस बता रहा हूं, सब बातें समझ नहीं आएंगी, बस थोड़ा सुन लो अभी। एक तो कहता है कि यार डायरेक्ट पुट करके सॉल्व करो और फिर आंसर निकालो, क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्री में डिफरेंट चीजें होती हैं। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल आपके डिफरेंट आ रहे होते हैं। टेंजेंट इनवर्स का हमेशा एंगल 90 और -90 के दरमियान आएगा। अब अगर आपका आर्गुमेंट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे है, तो जिंदगी में टेंजेंट इनवर्स मर भी जाए तो कभी यहां पे एंगल नहीं देगा आपको। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एग्जाम्पल उसको सॉल्व करो, कुछ भी कर लो, ये टेंजेंट इनवर्स कभी भी आपको यहां पे एंगल देगा ही नहीं। या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में देता है या ये फोर्थ क्वाड्रेंट में देता है। ट्रिग्नोमेट्री यही है, आपको कभी भी ये सेकंड क्वाड्रेंट में देगा ही नहीं, कर लो जो करना है। तो दैट्स वाई आपको कुछ जुगाड़ लेनी पड़ेगी यहाँ पे, यार इस वाली कंडीशन में हम क्या करें, उस वाली कंडीशन में क्या करें। हम जो कन्वेंशन यूज करते हैं ना वो यही वाली करते हैं कि आपने कुछ साइन इसका चेंज नहीं करना, एज इट इज जो साइन है आपने वो कंसीडर करना है, और उसके बाद फिर हम इसके अंदर चेंजिंग कर देंगे। आप दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं एक ही मेथड बताऊंगा, ये वाला हम कंसीडर करेंगे। तो पहले क्वाड्रेंट में कोई मसला नहीं है, जब आप इसको सॉल्व करोगे सिंपल ही हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स √3/1, कैलकुलेटर में जाओगे आंसर आएगा 60 डिग्री।
वही कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट होगा। लाइफ आपकी आसान है। सेकंड क्वाड्रेंट में मसला क्या होगा, जब आप इस चीज को कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे ना, तो कैलकुलेटर यहां पे आप देखना आंसर मिल रहा होगा -60 डिग्री। कुछ भी जबरदस्ती भी कर लो, कैलकुलेटर -60 देगा। जबकि आपको पता है -60 की सेंस नहीं बनती है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ही सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्री में सेंस बनती थी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपको दो एंगल मिलते थे, नेगेटिव था, वो पूरा कॉन्सेप्ट वहां पे चल रहा होता था। इस तरह साइन के केस में दो एंगल मिलते थे, लेकिन यहाँ पे आपको एक फिक्स एंगल मिलेगा, दो एंगल नहीं मिलेंगे यहाँ पे। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे तो कोई एक एंगल आप लो, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे कोई एक एंगल लो। ट्रिग्नोमेट्री में ये नहीं होता था। ट्रिग्नोमेट्री में आपको फॉर एग्जांपल अगर साइन थीटा की बात कर रहे हो, साइन थीटा वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर कोई यहाँ पे पॉइंट पिक करो, उसकी वाई वैल्यू भी सेम होगी, यहाँ पे पॉइंट पिक करोगे उसकी वाई वैल्यू भी सेम होगी। तो अगर ये एंगल 30 है, ये एंगल 150 है, तो दोनों एंगल पे सेम वाई वैल्यू आपको मिलती थी, सेम साइन की। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन फिक्स होती है पूरी। बहरहाल, तो आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है, जबकि कैलकुलेटर जो आपको आंसर दे रहा है वो -60 है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको दे रहा है। इसका मतलब गलत बात है ये ना देखना कि -60 हमारे इसके अंदर आ रहा है, गलत बात है। हमने जबरदस्ती इसको -60 को इसके अंदर नहीं लाना, हमें देखना है वो चीज ठीक है भी या नहीं। तो जब भी सेकंड क्वाड्रेंट में आप कैलकुलेट करोगे तो ये मसला होगा। इस मसले को इनकाउंटर करने के लिए आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली यहां पे है, अभी ये अगर ड्रॉ करो ना, -1√3 ये यहां पे होगा, -1 और √3 ऊपर होगा। हाँ, तो ये कहीं यहां पे बन रहा होगा इस तरीके से, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जबकि आपको जो कैलकुलेटर दे रहा है वो यहां पे दे रहा होगा, ये जो -60 दे रहा है वो ये एंगल है -60, ये वाला कैलकुलेटर दे रहा है। तो उसका हल क्या निकालेंगे हम, सिंपल इसके अंदर ऐड कर दो 180 डिग्री। ये मैं ट्रिक नहीं बता रहा, कॉन्सेप्ट भी साथ बता रहा हूं कि जो कैलकुलेटर -60 दे रहा था ना, आपने क्या करना है, इसके अंदर 180 ऐड करना है। 180 ऐड करोगे आप यहां पे आ जाओगे, जो कि एक्यूरेट है, जो आपको चाहिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैलकुलेटर आपको हमेशा ये वाला एंगल देगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप उसके अंदर 180 डिग्री ऐड करना, आप इस वाली जगह पे आ जाओ। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रिक क्या होगी हमारी, मैं ट्रिक लिख रहा हूं, समझा मैंने दिए। तो आर्गुमेंट किस तरह निकालोगे, सिंपल जो भी आपके पास थीटा आएगा उसके अंदर पाई ऐड कर दोगे, 180 डिग्री ऐड कर दोगे। ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आप करोगे। जैसे इस सवाल में आपने टेंजेंट इनवर्स निकाला, -60 आ गया, आर्गुमेंट कैसे निकालोगे, सिंपल 180 डिग्री ऐड करना, आंसर आ जाएगा 120, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर है। और मेक सेंस भी कर रहा था, यहां पे पूरा एंगल 120 बन रहा है। अब आज थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने मौजूद है, टेंजेंट इनवर्स -1 -√3 आयोटा, सॉरी इमेजनरी क्या है -√3 डिवाइडेड बाय रियल क्या है -1। सॉल्व करो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेटर आपको 60 डिग्री आंसर दे रहा है। यही तो मसला है यहाँ पे, जबकि आपको होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, 60 कैसे आ रहा है यहाँ पे। तो अब आपके पास दो काम है। ये जो स्टूडेंट पूछ रहा था ना कि सर दो अलग कन्वेंशन बताएं, क्या फर्क है उनके अंदर, अब यहाँ पे फर्क आ जाएगा। क्या आपको पता है भाई, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, इतनी बात आपको पता है। एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। जबकि कैलकुलेटर आपको दे रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, यहां पे दे रहा है 60। तो आप क्या करोगे, सिंपल इसके अंदर पाई ऐड करोगे, तो यहां पे आ जाओगे। अगर मैं इसके अंदर पाई ऐड करूं तो मैं यहां पे आ जाऊंगा, तो एंगल क्या बनेगा, 60 के अंदर जब मैं पाई ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 240। अब फर्क है इन दोनों कन्वेंशन का, इस वाली कन्वेंशन में 240 आपका बिल्कुल ठीक एंगल माना जाएगा, लेकिन आप वाली कन्वेंशन में 240 आते ही नहीं है। ये उस स्टूडेंट को मैं जवाब दे रहा हूं जो कह रहा था कि सर फर्क बताएं इसके अंदर क्या फर्क है। यहां पे फर्क आएगा कि आपका एंगल तो इस वाली कन्वेंशन में 180 से ग्रेटर हो ही नहीं सकता, ये वाली कन्वेंशन यूज करोगे तो आंसर 240 आना चाहिए। तो अब इसका हल क्या निकालेंगे हम अपनी कन्वेंशन में, कि यहां पे कैलकुलेटर ने आपको आंसर दिया था ना, आप माइनस पाई कर दो, क्लॉकवाइज चले जाओ। पहले आप जा रहे थे एंटी क्लॉकवाइज ना, अब आप क्लॉकवाइज चले जाओ। यहां पे कैलकुलेटर दे रहा है, आप इसके अंदर माइनस पाई कर दो, तो ये वाला एंगल आपको मिल जाएगा। तो जब आप इसके अंदर -180 करोगे तो एंगल क्या मिलेगा, -120 डिग्री, जो कि ठीक माना जाएगा। तो इस कन्वेंशन के अंदर जब भी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉम्प्लेक्स होगा, क्या ट्रिक आप बनाओगे, यहां पे ट्रिक होगी, जो भी थीटा आया है क्या करना है, माइनस पाई कर देना उससे, ये ट्रिक है। अब आखिरी पे आ जाओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा। अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप सॉल्व करो, ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स -√3 और नीचे 1 आ जाएगा। तो सॉल्व करो, कैलकुलेटर यहां पे -60 दे रहा है, आपको पता है बिल्कुल सही दे रहा है, क्योंकि जब भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे होगा इस कन्वेंशन के अंदर आप यही काम किया करोगे। फॉर एग्जांपल आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे, आप क्लॉकवाइज जा रहे होगे। याद रखो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ऊपर होगा ना, तो आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे होगे, 0 से लेके 180 तक।
लेकिन जैसी कॉम्प्लेक्स नंबर इधर आ जाएगा या इधर होगा ना, तो आप क्लॉकवाइज जा रहे होगे, 0 से लेके -90 फिर -180 पूरा इस तरह जा रहे हो। तो अगर आप ऑब्जर्व करो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तभी आपके एंगल नेगेटिव आपको मिल रहे होंगे। थर्ड में भी नेगेटिव मिला, फोर्थ में भी आपको नेगेटिव मिल रहा होगा। तो फोर्थ के अंदर भी सिंपल जुगाड़ क्या है कि आर्गुमेंट z जो है वो सिंपल जो भी आपके पास थीटा आ रहा होगा वो उसी के बराबर होगा। तो इस वाली कन्वेंशन में फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट बराबर है। अगर आप दूसरी वाली कन्वेंशन यूज करते ना कि सबको पॉजिटिव करते, तो फिर इसमें हल्की फुल्की चेंजिंग करनी पड़ती। तो ये ट्रिक थोड़ी आसान है करने की। ये जो मैंने जनरल रूल बताया है ना, इसको ट्रिक के नाम पे बताया जाता है और डायरेक्ट बच्चों को बता दी जाती है। मैंने पूरी एक एक स्टेप पे लॉजिक बताई क्या पीछे चल रही है। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए वो इन्हीं क्वाड्रेंट में होगा, इससे बाहर नहीं हो सकता। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको जरा आंसर मुझे बताओ क्या आ रहा है। 150। 150। तो बाकियों का क्यों नहीं आ रहा? हमने अभी बात की है कोऑर्डिनेट्स के अंदर। अगर कोई एंगल कोऑर्डिनेट्स के अंदर नहीं है, कोऑर्डिनेट्स के दरमियान है, फर्स्ट और फोर्थ के दरमियान, यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, या यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, फिर आर्गुमेंट आप क्या लोगे? तो वो चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ऑब्जर्व करो अगर रियल नहीं है, इसका मतलब प्योर इमेजनरी होगा। और प्योर इमेजनरी जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आप वाई एक्सिस पे ड्रॉ करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाए 2 आयोटा, तो यहाँ पे आ रहा होगा, 4 आयोटा यहाँ पे आ रहा होगा, -3 आयोटा यहाँ पे आ रहा होगा, वाई एक्सिस पे होगा। तो अगर पॉजिटिव होगा, मैंने लिखा हुआ है कि जो इमेजनरी में जो इमेजनरी पार्ट है अगर पॉजिटिव होगा तो वो ऊपर आ रहा होगा ना। जब भी वो यहां पे कहीं आएगा तो आर्गुमेंट क्या होगा? ये पूरा आर्गुमेंट होगा 90 डिग्री। और जब आपका जो y है वो नेगेटिव होगा, मतलब इमेजनरी पार्ट नेगेटिव है, तो वो नीचे आ रहा होगा। तो नीचे में आप क्या एंगल लोगे? क्लॉकवाइज एंगल लोगे, -90। ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, 90 होगा अगर इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल अब बोला जाए 2 आयोटा का आर्गुमेंट निकालो, 3 आयोटा का आर्गुमेंट निकालो, और फॉर एग्जाम्पल तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा? 90 डिग्री। और अगर आपको बोले -√3 आयोटा का आर्गुमेंट निकालो, -e आयोटा का आर्गुमेंट निकालो। अब ये e आयोटा दिखने में अजीब लग रहा है लेकिन बिल्कुल सही है भाई, e एक रियल नंबर है ना, तो -e आयोटा बिल्कुल एक इमेजनरी होगा। तो ये कहां पे आएगा? ये नेगेटिव एक्सिस पे आएगा, तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा इसका? 90 डिग्री हो जाएगा, फिक्स रहेगा, चेंज नहीं रहेगा कोई। इसी तरीके से अगर इमेजनरी पार्ट 0 है तो सिर्फ रियल होगा, तो रियल एक्स एक्सिस के ऊपर आता है। अब अगर वो रियल पार्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आर्गुमेंट आपका 0 होता है। और अगर क्या कहते हैं नेगेटिव होगा, मतलब एक्स नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल -2 -3 ऐसा कुछ होगा, तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा, तो उसका पूरा आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। यहां पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो पूरा एंगल 180 डिग्री बन रहा होगा ना यहाँ। और मैंने लिखा है कि अगर एक्स वाई दोनों 0 होंगे, मतलब ओरिजिन की बात की जा रही है, ओरिजिन पे एंगल जो है वो आपका अनडिफाइंड होता है। ओरिजिन पे आप एंगल को डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते डिफाइन? अगर आप फॉर्मुला यूज करोगे तब तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। ओरिजिन पे आपको जब फॉर्मुला लगाओगे तो ये चीज आ रही होगी, आपको पता है 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। यहाँ पे जो अनडिफाइंड है वो आप मैथमेटिकली नहीं बोल रहे, इसको आप ग्राफिकल अंदाज में समझ रहे हो। उसकी वजह यह है कि जब आप आर्गुमेंट बनाते हो तो आर्गुमेंट बनाने का तरीका क्या होता है कि भाई आपको एक रियल एक्स एक्सिस चाहिए, ठीक है, और ओरिजिन से लेके आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ करते हो। फॉर एग्जाम्पल ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप इसको ज्वाइन करोगे ओरिजिन से, ये जो पूरा एंगल था इसको आप आर्गुमेंट कहते थे। अब एज्यूम करो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ओरिजिन है यहाँ पे, z इज इक्वल टू 0 का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ही ओरिजिन है यहाँ पे। तो आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से ज्वाइन करते थे तो आपको एक फिक्स डायरेक्शन मिलती थी। एज्यूम कर लो कि ये ओरिजिन है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसके ऊपर है, ठीक है। अब आपको डायरेक्शन ही नहीं पता आता कहां पे जाना है। भाई अगर ये थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे होता, यहाँ पे होता, यहाँ पे होता, तो आपको पता होता ना कि आर्गुमेंट इस तरह बनेगा या इस तरह बनेगा या इस तरह बनेगा। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ही ओरिजिन के ऊपर। अब सोचो ओरिजिन से लेकर ओरिजिन के ऊपर एक लाइन बन रही है, एक पॉइंट है, एक लाइन आपने इसी के ऊपर बना दी है। अब मुझे बताओ इस लाइन की डायरेक्शन क्या होगी? कुछ भी ले सकते हो डायरेक्शन इसकी, क्या कोई भी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो आप, क्योंकि इस लाइन का मैग्नीट्यूड ही नहीं है, 0 है, तो आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे। तो इसलिए आप कोई एक आर्गुमेंट इसके लिए डिसाइड नहीं कर सकते, ये अनडिफाइंड है, कुछ भी आप इसके लिए डिसाइड नहीं कर पाओगे, कुछ भी आंसर इसका हो सकता है। तो आप इसको अनडिफाइंड बोल सकते हो। इनडिटरमिनेट का वर्ड भी अच्छा है यहाँ पे, वो भी आप यूज कर सकते हो। सर हमने ये पूछना था कि 10 के जो इंटरवल्स होते हैं फंक्शन के हिसाब से वो पाई से -पाई तक होते हैं, तो जब आर्गुमेंट लेंगे हम z पहले का बताओ कॉम्प्लेक्स किसका? नंबर। आपने बोला सर 10 का। टेंजेंट। यस सर, टेंजेंट का सर। सही है। तो उसका जो इंटरवल होता है वो -पाई से पाई तक होता है। तो जब हम आर्गुमेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज कर रहे होंगे तो उसे 0 से 2 पाई तक
कर सकते हैं इस्तेमाल, या सिर्फ पाई से पाई तक ही, माइनस पाई तक ही रिस्ट्रिक्ट रहेंगे हम? नहीं, 0 से लेकर 2 पाई तक आप कर सकते हो। मसला यहाँ पे टेंजेंट का नहीं है। टेंजेंट की आप नहीं देख रहे। टेंजेंट की अगर आप देखोगे तो आपने बोला माइनस पाई से लेके पाई, टेंजेंट में ये नहीं होता। टेंजेंट इनवर्स अगर आप देखो, प्रिंसिपल जो आर्गुमेंट होता है ना टेंजेंट का, टेंजेंट आपको कहाँ कहाँ पे एंगल देता है, वो फर्स्ट और फोर्थ में देता है। मतलब 90 से लेके -90 के दरमियान आपको देता है। ये टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन हमें टेंजेंट के हिसाब से नहीं चलना। हमने ये देखना है कि हमें आर्गुमेंट कहाँ पे चाहिए। हम अपने हिसाब से चलेंगे। हम कहेंगे यार अगर हमें आर्गुमेंट 0 से लेकर 2 पाई तक चाहिए तो हम 0 से लेकर 2 पाई तक निकालेंगे। और उनमें अगर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर यहाँ पे है तो देखो दोनों कन्वेंशन में अलग इसका मतलब समझा जाएगा। इसका टेंजेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। टेंजेंट तो अपने हिसाब से एंगल देगा, या तो वो फर्स्ट में देगा या फोर्थ में देगा, उसको हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने हिसाब से देगा। हमने डिसाइड करना है कि हम कौन सी कन्वेंशन यूज कर रहे हैं। अगर हम ये वाली कन्वेंशन यूज कर रहे हैं तो अब हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बोलेंगे 225 डिग्री एंगल बन रहा है। और अगर हम ये वाली कन्वेंशन यूज करेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ पे एंगल -135 डिग्री बन रहा है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तभी मैंने बताया था इस वाली कन्वेंशन में मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई हुई है कि ये वाली कन्वेंशन में ट्रिक क्या होगी। वो ट्रिक हमने खुद बनाई हुई है। टेंजेंट कुछ भी नहीं हमें कुछ देता ना कुछ करता है, वो अपने हिसाब से दे रहा होता है। सवाल यही था ना, वो जवाब मिल गया ना? यस सर, ठीक है। अच्छा, एक और बात उन्होंने नोट नहीं की, किसी ने सवाल मुझसे नहीं पूछा कि मैं एक जगह राउंड ये वाली ब्रैकेट लगा रहा हूँ, एक जगह स्क्वायर लगा रहा हूँ। सेम यहाँ पे भी मैं कर रहा हूँ। पता है किसी को इसका जवाब? असल जवाब इसका ये है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे है तो हमारे पास दो रास्ते हैं। हम उसका एंगल पाई भी ले सकते हैं, हम उसका एंगल -पाई भी ले सकते हैं। अभी हमारी मर्जी है। तो जो आपकी बुक जो फॉलो कर रही है या ओवरऑल जो इस नोटेशन को ज्यादातर फॉलो करता है, उसमें ये एज्यूम किया जाता है कि अगर यहाँ पे कोई एंगल है ना तो उसको पाई बोलो। क्योंकि हम दो चीजों के आंसर तो बता ही नहीं सकते। हमने चूज ही इस वजह से किया था कि एक आंसर मिले आपको। अब आप इस स्टेज पे दोबारा थोड़ी ना बोल सकते पाए या -2 पाए, मतलब पाए या -पाए। तो आपने कन्वेंशन फिक्स कर दी कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे होगा तो हम कहेंगे यार उसका एंगल जो है वो पाए। जैसे ही वो इससे नीचे जाएगा तब आप चलो उसको नेगेटिव अंदाज में ले लेना। सेम अगर ये कन्वेंशन यूज कर रहे हो और अगर एंगल यहाँ पे आ रहा है तो आप इसका एंगल 0 लोगे, आप इसका एंगल 360 नहीं लोगे। आप कहोगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 0 है। जबकि अगर आप ऑब्जर्व करो ये पूरा अगर घुमा के देखो तब भी 360 बनेगा। तो हम 360 ले सकते हैं? नहीं, 360 हमने इंक्लूड ही नहीं किया। हमने बोला जैसे इस पॉइंट पे आएगा ना तो आप बोलोगे 0 डिग्री है, और इससे ऊपर जाएगा तो वही 1 2 3 4 डिग्री आ जाएगा। तो 2 पाई हमने इंक्लूड नहीं किया इसके अंदर। अच्छा, जल्दी से प्रॉपर्टीज देख लो। इसमें मेजोरिटी प्रॉपर्टीज आप लोगों ने समझी हुई है, देखी हुई है। बस लिस्ट मैंने पूरी बनाई हुई है ताकि कोई स्किप ना हो इसके अंदर। इसमें प्रॉपर्टीज मॉडुलस भी आ जाएंगे और इसमें कॉन्जुगेट भी आ जाएगा। यार ये एमसीक्यूज के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, सिंपल टॉपिक है लेकिन बड़ा पूछा जाता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालो, आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालो, आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करके मॉडुलस निकालो, या उसके कॉन्जुगेट को माइनस से मल्टीप्लाई करके निकालो। ये चारों चीजें बराबर होती हैं क्योंकि इन चारों में फर्क क्या है। अगर बिलफर्ज कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + √3 आयोटा, कॉन्जुगेट होगा 1 - √3 आयोटा, माइनस जेड होगा कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और माइनस जेड कॉन्जुगेट क्या होगा कि जेड कॉन्जुगेट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप इन सबका मॉडुलस निकालो सेम होगा, क्योंकि मॉडुलस में आप सबको स्क्वायर करते हो। तो अब 1 पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, √3 पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा। तो मॉडुलस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहां पे इसमें से कोई भी पिक कर लो, मॉडुलस सबका सेम ही रहेगा। ये बेसिक सी बात है, ये पता होनी चाहिए आपको। फिर दूसरी प्रॉपर्टी मॉडुलस के, अगर आप देखो कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर आपने उनका मॉडुलस लेना है, तो प्रॉपर्टी कहती है कि आप पहले दोनों का मॉडुलस ले लो और फिर उनको मल्टीप्लाई कर दो। एक बात है। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करनी है और फिर आपने मॉडुलस लेना है। मतलब आप पहले इनको मल्टीप्लाई करोगे फिर मॉडुलस लोगे तो आपके पास आंसर आएगा। बजाय ये काम भी आप कर सकते हो कि पहले आप इसका मॉडुलस लो 1 + 3 आयोटा का, फिर आप इसका मॉडुलस लो और इन दोनों के मॉडुलस को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये प्रॉपर्टी को इतने फायदेमंद नहीं है लेकिन बस बताई जा रही है। एमसीक्यूज में काफी पूछते हैं कि यार ये पूरी चीज किसके बराबर होगी, ऑप्शंस में आपको नजर आएगा। और ये 3 कॉम्प्लेक्स के अंदर भी वैलिड है। अगर तीसरा भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो यहाँ पे आप Z3 भी मेंशन कर दोगे। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी, अच्छा डिवीजन के अंदर भी है ये, कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करो और फिर उनका मॉडुलस लो, ये बराबर है कि आप न्यूमरेटर का मॉडुलस लो, आप डिनोमिनेटर का मॉडुलस लो और फिर उन दोनों को डिवाइड करो। अब ये काम थोड़ा आसान है, यहां फायदा होगा आपको, क्योंकि आपको पता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल काम है। पहले आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करोगे, सिंप्लीफाई करके एग्जैक्ट कन्वर्ट करोगे,
फिर आप उसका मॉडुलस लोगे। इससे आसान तरीका क्या है कि आप दोनों का अलग अलग मॉडुलस ले लो। मॉडुलस लेना आसान होता है, आपने न्यूमरेटर का अलग मॉडुलस लिया, डिनोमिनेटर का अलग मॉडुलस लिया, और जो नंबर्स आपके पास आ रहे हैं उनको आपस में डिवाइड कर दो। तो ये काम कदरे आसान हो जाएगा आपके लिए, एज कंपेयर टू के पहले आप डिवाइड करो, सिंप्लीफाई करो और फिर मॉडुलस। लेकिन हमने ये नहीं देखना कौन आसान कौन मुश्किल, हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, एमसीक्यूज में कभी भी वो पूछ सकते हैं। तो मॉडुलस के अंदर ये इस किस्म की प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होती है, लेकिन कॉन्जुगेट में चारों ऑपरेशन के अंदर होती है। क्या कहने का मतलब, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं और आपने कॉन्जुगेट लेना उसका, ये बराबर है दोनों का अलग अलग आप कॉन्जुगेट लो और फिर ऐड कर दो। सेम चीज सब्ट्रैक्शन के अंदर भी होती है, दो अलग अलग सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप पहले दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट लो और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। सेम प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी होती है, सामने लिख देता हूं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपने उसका कॉन्जुगेट लेना है, ये बराबर है कि आप दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट लो और फिर मल्टीप्लाई कर दो। और सेम प्रॉपर्टी डिवीजन के अंदर भी होती है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, आप उनको पहले डिवाइड करोगे फिर कॉन्जुगेट लोगे, ये बराबर है कि आप इनका पहले कॉन्जुगेट लो और फिर इनको डिवाइड करो। अच्छा, ये प्रॉपर्टी आपने हर जगह देखी होगी तकरीबन कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आप उसका कॉन्जुगेट लो और उसका दोबारा कॉन्जुगेट ले लो तो उसी के बराबर हो जाएगा। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर था 1 + 2 आयोटा, आपने कॉन्जुगेट लिया और इस कॉन्जुगेट का दोबारा कॉन्जुगेट लोगे तो आपको ओरिजिनल मिल जाएगा। बहुत इजी प्रॉपर्टी है ये। अच्छा जी, उसके बाद याद रखो जब भी आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट में ऐड करते हो ना तो इमेजिनरी वाला पार्ट हट जाता है, जस्ट आपके पास रियल आंसर आ जाता है। क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x + y आयोटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करो इसके कॉन्जुगेट में, कॉन्जुगेट क्या होगा, x - y आयोटा। तो देखो आयोटा से आयोटा वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, रिजल्ट में आपको जस्ट रियल मिलेगा। वो रियल कुछ भी हो सकता है, जनरलाइज बात करें तो 2x उसका आंसर है। तो जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट में ऐड करोगे आपको प्योर रियल आंसर मिल रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट में आपको बस इमेजिनरी मिलेगा। कैसे, देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर x + y आयोटा, आप सब्ट्रैक्ट करो x - y आयोटा से, मतलब इसके कॉन्जुगेट से, तो क्या होगा, ये हो जाएगा -x माइनस पॉजिटिव, -x से -x कैंसिल हो जाएगा, y आयोटा ये हो जाएगा 2y आयोटा। ये आपको स्पेसिफिक एग्जांपल लेके भी कर सकते हो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर पिक करो, उसको सब्ट्रैक्ट करो उसके कॉन्जुगेट से, आप देखोगे रिजल्ट में आपको प्योर इमेजिनरी मिल रहा होगा क्योंकि रियल वाला जो है वो कैंसिल हो गया होगा। x की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, इस 2 को डिवाइड कर दो तो ये x का फॉर्मूला आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट। यहां से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, तो यहां से y की वैल्यू आ गई इन टर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट। कि जब आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये वर्डिंग में भी आप लोगों से पूछी जा सकती है बात कि व्हेन यू ऐड कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स कॉन्जुगेट तो रिजल्ट में क्या आता है, तो आप बताओगे कि रिजल्ट में सिर्फ रियल नंबर बचता है क्योंकि इमेजिनरी जो है वो कैंसिल हो चुका होता है। और जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो उसके कॉन्जुगेट से तो इसका मतलब रियल वाला कैंसिल हो जाता है और रिजल्ट में आपको एक बस इमेजिनरी पार्ट मिल रहा होगा, इमेजिनरी नंबर मिल रहा होगा। तो अगर आप जनरलाइज लैंग्वेज में बात करो, अगर आप कहते हो z जो है वो x + y आयोटा है, तो फिर यहाँ पे जब आप ऐड करोगे ना कॉन्जुगेट के अंदर तो यहाँ पे जस्ट 2x बचेगा, मतलब जस्ट रियल वाला पार्ट आ रहा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास 2y आयोटा आ रहा होगा क्योंकि x वाला पार्ट कैंसिल हो चुका होगा, y आयोटा ही हो जाएगा 2y आयोटा। यहाँ पे हमने कल की क्लास खत्म की थी। अब इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है जिसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, वो मैं साथ ही यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। वो पॉइंट है कि ये तो चलो हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी, उसके बाद कंडीशन क्या है मुझे नहीं पता लास्ट टाइम में कितनी प्रॉपर्टीज कंप्लीट की थी, खैर नंबरिंग छोड़ो। अगर आपको कहीं लिखा हुआ जाए, मैं डॉट डाल देता हूँ ना, अगर आपको कहीं लिखा हुआ आए कि z बराबर है z कॉन्जुगेट के, ये कंडीशन कब होगी, जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के बराबर होगा। ये कंडीशन कब होगी, कोई सोच सकता है? जब इमेजिनरी पार्ट नहीं हो। हाँ, ये कंडीशन उसी वक्त सेटिस्फाई होगी जब आपका जो z है वो प्योर रियल है, उसके अंदर कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 2 + 0 आयोटा, तो अगर आप देखो यहाँ पे प्योर रियल है, ये इसमें इमेजिनरी नहीं है, तो दिखाने के लिए मैंने लिखा हुआ है लेकिन इमेजिनरी नहीं है, रियल है इसके अंदर। तो जब आप इसका कॉन्जुगेट लोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी ये 2 है बाद में भी 2 रहेगा।
तो जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के बराबर आए तो समझ जाना कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो प्योर रियल था। यहाँ प्योर का वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, मसला नहीं है। अब देखो, एक आपने ऊपर प्योर रियल पढ़ा था, एक नीचे पढ़ा था, फर्क है दोनों चीजों में। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा था, मतलब इमेजिनरी रियल दोनों पार्ट थे इसके अंदर। जब आपने ऐड किया था ना तो इमेजिनरी कैंसिल हो गया था, रिजल्ट में जो आपको नंबर मिला था ना उस नंबर को आपने बोला था कि यार जस्ट रियल है। जबकि इस वाली सिचुएशन में जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वही रियल है। फर्क है दोनों चीजों में, पहले वो ऐड सब्ट्रैक्ट होकर रियल है इमेजिनरी हो रहा था, इन सिचुएशन में कॉम्प्लेक्स नंबर ही आपका रियल है। कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल होगा तो आप ये बात बोलोगे कि यार उस कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होगा उसके कॉन्जुगेट के। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव टाइम हो कॉन्जुगेट के, IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ ये वो स्टेटमेंट होती है जो दोनों तरफ से ठीक है। मतलब अगर z बराबर है z कॉन्जुगेट के, इसका मतलब z प्योर रियल है। या इसको आप इस तरह भी पढ़ सकते हो कि अगर z प्योर रियल होगा तो z और z कॉन्जुगेट बराबर होंगे। ये इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है। तो अगर z बराबर है नेगेटिव ऑफ z कॉन्जुगेट के, तो इफ एंड ओनली इफ z इज प्योर इमेजिनरी। जब भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ इमेजिनरी होगा, प्योर इमेजिनरी जिसको आप कहते हो, तो वहां पे उसका कॉन्जुगेट नेगेटिव के बराबर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कंसीडर कर लो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ये है 2 आयोटा है, लेकिन जिसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में 0 + 2 आयोटा लिख दिया। तो जब आप इसका कॉन्जुगेट लोगे ना तो ये हो जाएगा 0 - 2 आयोटा। इन सिंपल लैंग्वेज ये 2 आयोटा है, ये -2 आयोटा है। तो इन दोनों में फर्क किस चीज का है? माइनस साइन का फर्क है, और किसी चीज का फर्क नहीं है। तो यही तो कंडीशन लिखी हुई है कि जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव हो उसके कॉन्जुगेट के, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसका कॉन्जुगेट क्या है? नेगेटिव टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो ये वाली कंडीशन कहलाती है। ये उसी वक्त होगी जब आपका z जो है वो सिर्फ इमेजिनरी था, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। भाई देखो, जब भी आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो ना तो रिजल्ट में आपको मॉडुलस का स्क्वायर मिलता है। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, बहुत इजी प्रॉपर्टी है कि अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब यहाँ पे दो बातें समझ लेना क्योंकि ये कंफ्यूजन है, बच्चे मिक्स करते हैं इन बातों को, तो जरा गौर से समझना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है x + y आयोटा, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है इसके कॉन्जुगेट से। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का एक तरीका आपने बचपन से पढ़ा हुआ है कि जब a + b a - b मल्टीप्लाई हो रहे हो, एक तो है ना कि नॉर्मल आप मल्टीप्लाई कर दो, एक यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो। इसको आप मान लो a और ये है b, तो a + b a - b, ये फॉर्मूला आपके पास। तो क्या आंसर होता था? a² - b²। b आपका क्या है? पूरा y आयोटा। सिंपल फॉर्मूला अलजेब्रा में जो आपने पढ़ा था, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा y² आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की आप लोगों को वैल्यू पता है -1 होती है, माइनस माइनस पॉजिटिव, ये हो जाएगा x² + y²। x² + y², ये चीज आपने देखी आपको लग रही है, मॉडुलस में आपने पढ़ी थी। अगर आप लोगों को याद हो तो मॉडुलस का फॉर्मूला होता था √x² + y², रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, यही तो मॉडुलस का फॉर्मूला था। तो अगर आप इसकी स्क्वायरिंग कर दो तो रूट हट जाएगा। इसका मतलब x² + y² बराबर है मॉडुलस z के स्क्वायर के। ये चीज तो यहाँ पे लिखी है कि जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो तो ये रिजल्ट आता है जो कि बराबर है उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के स्क्वायर के। समझ आई सबको ये प्रॉपर्टी? एक तरीका तो ये होता है। अब डायरेक्ट कभी मेरे पास कॉम्प्लेक्स और उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई होगा ना तो मेरे पास दो रास्ते होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मेरे पास अगर आए कभी 2 + 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है आपने 2 - 3 आयोटा से, तो एक्चुअल तो मेरे पास तीन रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता क्या है कि मैं इसको 1 / 1 मल्टीप्लाई करूं, जैसे आप अलजबरा में करते थे। 2 को 2 से करो, 2 को -3 आयोटा से, फिर 3 आयोटा को 2 से, करते करते आप इस रिजल्ट पे पहुंच जाओगे जो भी इसका रिजल्ट आ रहा होगा। दूसरा तरीका क्या होगा? आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे a² - b², एक स्टेप आपका मजीद कम हो जाएगा। और तीसरा तरीका क्या होगा कि आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लो। अगर आप इस प्रॉपर्टी का रिजल्ट देखो तो अगर आप रिजल्ट पे गौर करो ना तो रिजल्ट आपको मिल क्या रहा है? जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो रिजल्ट में आपको हमेशा मिलेगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो। कैसे? आप यहाँ पे लिख सकते हो रियल पार्ट क्या है 2 का स्क्वायर लिख दो, प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है 3 का स्क्वायर लिख दो। अच्छा, अगर आप इसका इमेजिनरी पार्ट लो, इसका इमेजिनरी पार्ट -3 है, तो -3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करो, बात तो एक ही होती है ना। तो डायरेक्ट आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 13। कितने स्टेप आपके बच गए यहाँ पे? अब स्टूडेंट क्या करते हैं? इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। वो क्या करते हैं? वो आधा आधा अप्लाई करते हैं। वो क्या करते हैं? वो कहते हैं सर ने बताया था
रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर, तो यहाँ पे करते हैं कि रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर मिक्स कर दिया। हालांकि इस रूल के अंदर आपने फॉर्मूला अप्लाई किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए में एक्स था और बी पूरा वाई आयोटा था, और आपने फॉर्मूला अप्लाई किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अगर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो उस फॉर्मूले में तो आपको इस पूरी चीज को बी लेना पड़ेगा और आप उस तरह सॉल्व करोगे। लेकिन अगर आप मेरी ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हो ये वाली, तो इसमें क्या था, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर करना है, आपने पूरे इमेजनरी नंबर का स्क्वायर नहीं करना। ये दो अलग टेक्निक है। तो मैं प्रेफर करता हूं ये एंड वाली कि इसमें डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाली प्रॉपर्टी है, ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1/z, उसके रेसिप्रोकल को जनरलाइज अंदाज में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, फॉर एग्जांपल z, आपको बोला जाता है इसका रेसिप्रोकल मालूम करो। रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/z। मैंने कल भी बताया था 1/z ये आपकी फाइनल फॉर्म नहीं होगी, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, आप डिनोमिनेटर में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा होगा ना, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा, z कॉन्जुगेट, तो आप क्या करोगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। जैसे इसको एग्जांपल ले लेना कि 2 + 3 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 + 3 आयोटा। फिर आप क्या करोगे, जो 2 + 3 आयोटा है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। वही चीज मैंने यहाँ पे की हुई है। तो क्या होगा, ऊपर तो आपके पास z कॉन्जुगेट आ जाएगा, नीचे अगेन वही z × z कॉन्जुगेट, जिस प्रॉपर्टी के तहत किसके बराबर होता है, मॉडुलस के स्क्वायर के। तो कभी डायरेक्ट आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि ये मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है, यहाँ पे z नहीं होगा यहाँ पे। तो कभी एमसीक्यूज में डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि 1/z किसके बराबर है, और एमसीक्यूज में आपको जनरलाइज ही जवाब देना है इसका। तो जनरलाइज ये इसका पूरा जवाब होगा, z कॉन्जुगेट जो आपने देखा था डिवाइडेड बाय जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके मॉडुलस का स्क्वायर। अच्छा जी, उसके बाद एक और जनरलाइज लैंग्वेज में डिवीजन आपसे पूछ ली जाती है। जब आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को z1/z2 करते हो, अब डिवीजन करने का मैंने तरीका बताया हुआ सबको कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह डिवाइड करना है। तो आप लोग में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो जल्दी से मुझे बताए कि जब मैं z1 को z2 से डिवाइड करूंगा तो जनरलाइज लैंग्वेज में इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचो। मैं मुश्किल सर हमें ABCD के फॉर्म में याद है मगर Z के हिसाब से रखना नहीं आ रहा। तो मैं बता देता हूँ यार, क्या कर रहे हो तुम। भाई ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिवीजन में मेथड क्या होता था, डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। डिनोमिनेटर में क्या है, z2, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, z2 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। उसके बाद आप क्या लिखोगे, सिंपल z1 × z2 का कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, z2 × z2 का कॉन्जुगेट। ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी कि जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में मॉडुलस का स्क्वायर होगा। तो यही तो है, z2 × z2 का कॉन्जुगेट, ये किसके बराबर हो जाएगा, z2 के मॉडुलस का स्क्वायर। ये चीज है। कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। ये चीजें छोटी छोटी हैं लेकिन एमसीक्यूज में आप पूछ सकते हैं। अब इन एमसीक्यूज को गलत करके तो फिर तो वो होता है ना, एक तो होती है नॉर्मल मौत, एक होती है कुत्ते वाली मौत तो वो चीज होगी। एमसीक्यूज गलत कर दो कोई मसला नहीं, लेकिन इतने बच्चों वाले एमसीक्यू तो गलत करोगे और छोटी सी चीज की वजह से तो फिर तो बड़ा दुख भी होगा ना बाद में। अच्छा, उसके बाद ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है। ये आपकी बुक में मैंने तो कहीं नहीं देखा, ना पंजाब बोर्ड की बुक में मैंने देखा है, शायद हो लेकिन सामने मुझे नजर नहीं आई। ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है, बहुत ही ज्यादा काम की प्रॉपर्टी है। अभी आप लोग एक चीज पढ़ोगे जिसको नॉर्मली शॉर्टकट बताया जाता है, लेकिन वो पूरा डी मॉर्गन थ्योरम होता है। वो आपको बताएगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर आपने पावर करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके पास से लिख दूं 2 + 3 आयोटा की होल पावर 5, अभी तो ये सवाल मुश्किल ही है, इस पे आपको वो डी मॉर्गन थ्योरम ही लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं लिख दूं कि यार जो भी इसका आंसर आ रहा है ना उसका मॉडुलस लो, अब डी मॉर्गन थ्योरम की जरूरत ही नहीं है। जो बच्चा यहाँ पे अब डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेगा बहुत लंबी करेगा। इसका बहुत आसान तरीका है, जब आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई भी पावर लिखी हुई है, अब वैसे सॉल्व करना तो मुश्किल है, डी मॉर्गन थ्योरम आपको पता ही नहीं होगा तो आप इस पावर को सॉल्व ही नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। a + b होल पावर 5 का किसको फॉर्मूला आता है, वो बायनॉमियल थ्योरम लगाओगे, इतनी लंबी करोगे तो टाइम तो लगेगा आप उसके ऊपर। तो आसान तरीका क्या होता है, डी मॉर्गन थ्योरम, लेकिन इस वाली सिचुएशन में डी मॉर्गन थ्योरम भी अप्लाई नहीं करना। अगर आपको इसका मॉडुलस अप्लाई करना है, जस्ट आप क्या करो, ये पूरी चीज बराबर है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के और इसकी पावर 5। पावर पहले अंदर थी, पावर को बाहर ले आओ।
ये काम मुश्किल था, ये काम बच्चों वाला है। इसमें क्या करना है, जस्ट इसका मॉडुलस मालूम करना है। मॉडुलस के रिजल्ट में एक नंबर आएगा, उस नंबर की आपने क्या करना है, पावर 5 कर देनी। ये कौन सा मुश्किल काम है, आसानी से कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल इसका मॉडुलस निकालो, ये हो जाएगा 4 + 9 √13। √13 की पावर 5, ये इसका आंसर है। आप जो फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहे कर सकता है। जैसे स्क्वायर रूट को आप लिख सकते हो 1/2, तो आप लिख सकते हो 13 की पावर 5/2। मजीद अगर आप अलजेब्रिक स्टेप करना चाह रहे हो तो आप इस तरह कर सकते हो। मजीद आप इस तरह भी कर सकते हो, 13 की पावर 5 स्क्वायर रूट। मतलब अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन जो करना चाहो कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद मैंने एक और प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि भाई अगर आपके पास किसी भी, पहले तो इस चीज को ध्यान में रख लो, इससे पहले एक ये चीज ध्यान में रखो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो है ना, वो हमेशा या तो कभी 0 होगा या हमेशा 0 से ग्रेटर होगा। ये कंफर्म बात है। मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर रूट मौजूद है। स्क्वायर रूट के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा या 0 होगा, ये दो ही पॉसिबिलिटी है। नेगेटिव कुछ हो नहीं सकता। x² + y² में क्या नेगेटिव होगा, जब आप रियल नंबर्स का स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। तो मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होगा या कभी 0 होगा। 0 कब होगा, जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 है। मॉडुलस 0 उसी वक्त होगा इफ एंड ओनली आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो उसका मॉडुलस क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो मैंने लिखी हुई है ना कंडीशन, =0 इसी कंडीशन में होगा, वरना आपका हमेशा जो मॉडुलस है वो >0 मतलब पॉजिटिव होगा। इस चीज को ध्यान में रखना। अच्छा जी, और मेरे ख्याल में अब आखिरी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है कि z हमेशा ग्रेटर होता है इसके रियल पार्ट के मॉडुलस के, जो कि ग्रेटर होता है इसके रियल पार्ट से। अब जरा इन चीजों को समझो। अगर आपके पास से कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है x + y आयोटा, सबसे पहले जरा मॉडुलस की बात करते हैं। मॉडुलस क्या होता है, x² + y²। फिर हम बात करते हैं रियल पार्ट जो है ना इसका, उसका मॉडुलस। रियल पार्ट क्या है इसका, x का मॉडुलस। और हम फिर बात करते हैं रियल पार्ट ऑफ z। ये तीन चीजें आ रही हैं इस चीज के अंदर, z, रियल पार्ट ऑफ z का मॉडुलस और रियल पार्ट। आप हमेशा इस चीज को याद रखना, मॉडुलस इसमें सबसे ग्रेटर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि मॉडुलस में दो चीजें आती हैं, एक तो x² + y²। देखो y² कभी नेगेटिव नहीं होगा, y² कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होगा। तो x² में जब भी आप इसको ऐड करोगे, या तो अगर y² 0 होता ना तो सिंपल x² बचता, जिसका आप रूट लेते तो आंसर में आपको x मिलता। ठीक है, तो हमें ये एक ही सिचुएशन में बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला एक ही सिचुएशन में बराबर होगा जब आपके पास y 0 है। जब y 0 होगा तो पीछे क्या बचेगा, √x²। और या √x² का याद रखना, आंसर x नहीं होता, आंसर mod x होता है। ये मुझे फिर कभी टाइम मिला तो मुझे याद करवाना, बताऊंगा। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि √x² को लोग x लिख देते हैं। तो आसानी के लिए चलो लिख दो, मैंने भी लिखा हुआ होगा कभी, लेकिन यहाँ पे जब आप दोनों चीजों को देखोगे, यहाँ पे x लिखोगे तो वो गलत मानी जाएगी बात। वैसे करेक्ट कॉन्सेप्ट यही है कि x² का स्क्वायर रूट मॉडुलस x होता है। मुझे फिर कभी याद करवाना, ये मैं बताऊंगा सेकेंडरी के अंदर फंक्शंस के पोर्शन में ना, तब डिस्कस करेंगे इसको। जब मैं आप लोगों को इनइक्वालिटीज पढ़ाऊंगा ना सेकेंडरी में, तब मैं बताऊंगा इसको। तो खैर सबसे वर्स्ट केस क्या है कि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में y 0 है। तो जब y 0 होगा तो आपका ये पूरी चीज किसके बराबर होगी, mod x के बराबर, जो कि बराबर है रियल पार्ट का मॉडुलस। रियल पार्ट क्या था, x, उसका मॉडुलस क्या होगा, mod x। मतलब ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों बराबर कब होंगी, जब आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में y 0 है, तब ये बराबर होंगी। लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में y कुछ भी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो आपको पता है हमेशा x² के अंदर कोई चीज ऐड होगी। जब x² के अंदर कोई भी चीज ऐड होगी ना, तो अब ये क्वांटिटी ग्रेटर होगी इस वाली क्वांटिटी से, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी है सिंपल x, जबकि इसमें आपने y भी ऐड किया हुआ है। तो जब ऐड करते हो चीजें बढ़ती है ना आपकी। तो कहने का मतलब ये दोनों चीजें एक ही सिचुएशन में बराबर होंगी जब आपका y 0 है, वरना ये चीज हमेशा ग्रेटर रहेगी इससे। ये चीज तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि मॉडुलस z ऑलवेज ग्रेटर देन दिस और इक्वल टू की एक ही कंडीशन है जो मैंने बता दी। ठीक है, इसी तरीके से आखिरी चीज देखो। अब ऐसा आखिरी चीज को अगर गौर से करो, मैं इसको और इसको कंपेयर करता हूं आपस में, इन दोनों में फर्क क्या है। भाई बिलफर्ज अगर x आपका नेगेटिव है, एज्यूम कर लो आप कॉम्प्लेक्स नंबर है -2 + 3 आया बेटा, तो यहाँ पे x की जगह जब आप -2 पुट करोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि ये वाला x तो -2 रहेगा। तो कहने का मतलब ये चीज ग्रेटर होगी इससे। तो दो सिचुएशन बनेंगी, अगर आपका x पॉजिटिव है तो ये दोनों चीजें बराबर होंगी। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू 2 है, तो 2 का मॉडुलस 2 होता है, ये भी 2, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। और अगर x आपका इसी तरह अगर x 0 है तब भी आपस में बराबर होंगे। और अगर x आपका नेगेटिव है तो ये चीज ग्रेटर होगी, जबकि ये चीज जो है ये छोटी होगी।
तो सिचुएशन क्या बनेगी कि ये चीज या तो इससे ग्रेटर होगी या इसके बराबर होगी। ये चीज तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि रियल पार्ट ऑफ जेड जो है उसका मॉडुलस या तो ग्रेटर होगा सिर्फ रियल पार्ट से, या कभी इक्वल हो जाएगा। ये कंडीशन पूरी लंबी लिखी हुई है मैंने। ये आपकी बुक की नहीं है लेकिन बहुत ही मशहूर इनइक्वालिटी है। अगर आप मॉडुलस की प्रॉपर्टीज पढ़ो उसमें बहुत मशहूर है, ये आपको काफी नजर आ जाएगी। तो इसलिए मैंने बता दी, ये अलग अलग से पूछी हुई है, शायद आपकी सिंध या पंजाब में अलग से कहीं आएगी, अलग से इस तरीके से कि पेपर में आपसे ये पूछ लेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड किससे छोटा होता है। अब ऑप्शन में सारे ऑप्शन लिखे होंगे, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी ठीक है, रियल पार्ट ऑफ जेड जो है ये छोटा चीज है ना, तो रियल पार्ट ऑफ जेड इससे भी छोटा होता है और इससे भी छोटा होता है। तो ऑप्शन में ये भी ऑप्शन आपको मिल सकता है या ये वाला ऑप्शन भी आपको मिल सकता है। तो मैंने 3 चीजें इसके अंदर बता दी हैं, इसमें से किसी का भी कंपैरिजन आ सकता है, खाली इन 2 का कंपैरिजन भी आ सकता है, इन 2 का कंपैरिजन भी आ सकता है, इसका और इसका भी आ सकता है, या तीनों का भी आ सकता है। तो चीज को ध्यान में रखना। मेरा काम था बस एक बात बता देना, छोटे मोटे एमसीक्यूज आए गलत नहीं करना, ये बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट है, बेवकूफ हो गया गलत करोगे। यही चीज जो है ये इमेजनरी के साथ भी है। क्या आप लिख सकते हो मॉडुलस जेड जो है, क्योंकि बात रियल पार्ट हो या इमेजनरी पार्ट हो, है तो दोनों रियल नंबर ना भाई। इमेजनरी पार्ट जो है वो भी रियल नंबर होता है और ये भी रियल नंबर है, दोनों रियल ही होते हैं। तो सेम प्रॉपर्टी है कि हमेशा ग्रेटर होगा इसके इमेजनरी पार्ट से, हमेशा ग्रेटर होगा इमेजनरी पार्ट से। यहाँ पे मॉडुलस है, यहाँ पे सिंपल ही है। इन दोनों चीजों में फर्क ही वही है कि अगर नेगेटिव होगा तो आपको पता है मॉड तो पॉजिटिव कर देता है और ये तो नेगेटिव ही रहेगा, तो ये छोटा हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा, ये फर्क है। अब मुझे बताओ एक आखिरी चीज प्रॉपर्टी रहेगी बहुत मशहूर, जिसका नाम भी आप लोगों ने सुना हुआ होगा, मेरे ख्याल में नहीं सुना होगा या हो सकता है सुना हुआ हो। अच्छा उससे पहले एक और चीज थी, ये तो मैंने कल प्रॉपर्टी आप लोगों को बताई थी कि जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होते हैं आप उसका मॉडुलस लेते हो तो ये बराबर होता है Z1 अलग अलग मॉडुलस के। ये तो मैंने कल बताया था। इसी प्रॉपर्टी का एक और वर्जन भी है कि अगर आप इसका स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा, मतलब दोनों तरफ अगर आप स्क्वायरिंग कर दो तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और इन दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर आ जाएगा। ये तो मल्टीप्लीकेशन का बेसिक था ना कि अगर आप किसी 2 चीजों के ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर दोनों के ऊपर आ जाता है, तो दोनों पे अलग अलग स्क्वायर आ गया। इसका काम तो ऐसा फायदा नहीं है, बात तो एक ही बढ़ेगी, लेकिन प्रॉपर्टी है। बहरहाल मैंने बताया था प्रॉपर्टी के 2 यूजेस होते हैं, या तो वो प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल करते हो किसी क्वेश्चन के अंदर, जैसे ये वाली बहुत काम की प्रॉपर्टी है, इसमें n इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि अगर n इंटीजर नहीं है रियल है तो रियल में फ्रैक्शंस आ जाती हैं, और जब फ्रैक्शंस होंगी तो आपको पता है स्क्वायर रूट क्यूब रूट वो फालतू चीजें हो जाएंगी, वो अलग टॉपिक निकल जाएगा पूरा, वो भी हम थोड़ा बहुत क्लास में पढ़ेंगे आज डी मॉर्गन थ्योरम में। तो अगर n इंटीजर है तो ये प्रॉपर्टी आसानी से होल्ड कर जाएगी, तो ये आप सवालों में अप्लाई कर सकते हो। कोई सवाल आ गया उस पर आपने अप्लाई कर दी, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो डायरेक्ट आपसे पूछ ली जाती हैं, तो डायरेक्ट ये पूछ लेंगे डायरेक्ट ये पूछ लेंगे, तो ये पता होना चाहिए आप। देखो ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो है ना बहुत बेसिक सी बात है, मेरे ख्याल में ये बात जब मैं बोलूंगा कहोगे सर ये तो ऑब्वियस सी बात है। जब आप एक ट्रायंगल बनाते हो ना तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी का थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी आप 2 साइड पिक कर लो, ट्रायंगल की कोई भी 2 साइड को पिक कर लो। अब मैं कहता हूं भाई मैं एक इसको पिक कर लेता हूं, इसको x कह देता हूं, इसको y, इसको z कह देता हूं, मैं x और y को पिक करता हूं। ट्रायंगल की किसी भी 2 साइड को आप पिक करोगे, उनको आपस में ऐड करोगे, याद रखना जो सम आएगा वो हमेशा ग्रेटर होगा तीसरी साइड से, और ये बात लॉजिकल है। डायग्राम में आप ये देख के बोल सकते हो कि x और y को मैं ऐड करूंगा तो छोटा आएगा z से, नहीं, इसको आप इस तरह समझो कि बराबर कब होंगे। इस कंडीशन में ना इक्वलिटी भी होती है, ये बराबर कब होंगे बस इस बात को समझ लो। ये बराबर उस वक्त होंगे जब आप इस ट्रायंगल को एक लाइन बना दो, एज्यूम करो कि जो ऊपर वर्टेक्स है ना इसको खींच के मैं इस लाइन के ऊपर ला रहा हूं, तो अब सिचुएशन ये बनेगी, कंसीडर कर लो अगर ये 3 वर्टेक्स है ना, अगर मैं ऊपर वाले वर्टेक्स को नीचे ले आता हूं, देखना अब ये बनेगा A B और C को खींच के मैं नीचे ले आया हूं, तो ये वो वाहिद कंडीशन है जिसमें ये आपस में इक्वल होंगे, जब आपका ट्रायंगल बनता ही नहीं है। ये आइडियल केस है कि जब आपका ट्रायंगल बनेगा ही नहीं ना तो तब x प्लस वाई बराबर होंगे z के, क्योंकि ये चीज जो आपने क्या कहते हैं a से लेके c तक का डिस्टेंस क्या लेट किया था y के बराबर, अच्छा b से लेके c तक का डिस्टेंस लेट किया था x के बराबर, और a से लेके b तक पूरा लेट किया था z के बराबर। तो ये एक वाहिद कंडीशन है जिसमें x और y को ऐड करोगे तो रिजल्ट z के बराबर होगा, मतलब किसी 2 साइड को ऐड करोगे तो वो तीसरी साइड के सम के बराबर होगी। ये वाहिद एक केस है, बाकी ऐसा कोई केस भी नहीं है। जो भी आपके पास ट्रायंगल बनेगा उसमें हमेशा 2 साइड, कोई भी 2 साइड आप ले सकते हो, लेकिन मैंने आप लोगों को समझाने के लिए छोटी साइड ली है। अगर आप एक बड़ी साइड को ले लोगे तो फिर तो सेंस ही नहीं बनेगी। फॉर एग्जाम्पल आप x और z को ले लेते हो तो आप देख के बता सकते हो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये डेफिनेटली ग्रेटर होगा y से, इसमें तो कुछ शक ही नहीं किसी को होगा ना। लेकिन मैंने जानबूझ के छोटी साइड, इवन आप ये वाला ट्रायंगल भी ले लेते हो, बहुत छोटा सा ट्रायंगल हम लेते हैं,
इस वाले ट्राइंगल में भी आप यही बोलोगे कि x प्लस वाई ग्रेटर है z से, क्योंकि ये बराबर उस वक्त होते हैं जब x इसके ऊपर होता। अभी अगर आप देखो ये x है और ये y है, एक खास एंगल के ऊपर है, अगर आप इनकी लेंथ को ऐड करोगे ना तो ये हमेशा z से ग्रेटर होगा। बराबर उसी वक्त होगा जब आपका x उठ के, अभी अगर आप इस x को उठा के नीचे लाओगे ना तो ये थोड़ा आगे आएगा। मैं एक वैसे लॉजिकल बात समझा रहा हूं, इस x को अगर आप धक्का देके जो इसकी लेंथ है ना अगर एज इट इज नीचे लाओगे तो तकरीबन यहां तक आएगा ये, और y को नीचे लाओगे तो y तकरीबन यहां तक आएगा। तो अगर आप ऐसे समझो ना इन बात को, x को लाओ नीचे फोल्ड करके इधर आएगा, y को इधर लाओ फोल्ड करके इधर लाएगा, तो कहने का मतलब अभी x और y को ऐड करोगे वो z से ग्रेटर है। बराबर उसी वक्त होंगे जब एग्जैक्टली ये एक लाइन के ऊपर आ जाए, तब ये कंडीशन बराबर होगी, वरना बराबर नहीं होंगे, हमेशा ग्रेटर होगा। इसको आप कहते हो ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी आ गई ना ट्राइंगल के अंदर। अब इसी चीज को ना आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रिप्रेजेंट करना है, तो इसका एक प्रूफ भी है, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। अच्छी बात क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो टॉपिक मैंने कल करवाया था मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था, तो अब आपके लिए समझना इतना मुश्किल नहीं है। अगर किसी को लास्ट क्लास याद है, मैंने बताया था एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे पिक करो, z1 बोल दो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे पिक करो, z2 बोल दो। जब z1 और z2 को ऐड करोगे तो सिंपल जो इसका एडिशन में मिलेगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा, तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये मिलेगा। ये क्या होगा, बेसिकली z1 प्लस z2 होगा। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी यहां पे अप्लाई कर सकते हो। अगर ये पूरी चीज z1 है, मतलब इस पूरी चीज को आप बोलोगे z1 का मॉडुलस। मॉडुलस का मैंने मतलब भी बताया था, मॉडुलस का मतलब क्या था कि कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से कितने डिस्टेंस के ऊपर है। तो अगर z1 यहाँ पे, ये पूरी लेंथ क्या होगी, मॉडुलस z1 होगी। इसी तरह एग्जैक्ट जो मॉडुलस z2 था ना, ये एग्जैक्ट यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये पूरी चीज क्या होगी, z2 का मॉडुलस। और ये पूरी जो डायगोनल है ये किसका मॉडुलस होगा, z1 प्लस z2 का मॉडुलस होगा, ठीक है। तो डायग्राम से आपको देखने में लग रहा है कि अगर मैं इस वाली साइड को और इस वाली साइड को ऐड करूंगा, मतलब z1 मॉडुलस और z2 मॉडुलस को ऐड करूंगा, ये वाली साइड, तो ये ग्रेटर होगी तीसरी साइड से। वही जो आपने अभी बात पढ़ी थी कि अगर दो साइड को सम करोगे तो वो ग्रेटर होगी तीसरी साइड से, वही चीज मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दी है कि ये वाली साइड जब आप इनको ऐड करोगे तो ये ग्रेटर होगी तीसरी साइड की। तीसरी साइड क्या है, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2। मुझे बताओ यहां तक की कहानी समझ आई है, कोई सवाल? सर इनकी एक और पार्ट ये भी होता है ना कि अगर उनके हम डिफरेंस फाइंड करें तो वो हाँ बता रहा हूँ, ये बात समझ आ गई यहां तक? यस सर। यस। अब नेगेटिव वाला पार्ट ले लो। कल तुम लोगों को मैंने बताया था कि z1 माइनस z2 का क्या मतलब होगा, या z1 माइनस z2 को छोड़ो, z1 प्लस z2 की बात करते हैं। जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी बताई जाती है ना उसमें z1 प्लस z2 होता है, ठीक है। अब वो कैसे आता है, स्टार्ट में आपको z1 माइनस z2 चाहिए, उसी में फिर आप z2 को रिप्लेस करके, क्योंकि ट्राइंगल इनइक्वालिटी के ना वर्जन बहुत ज्यादा है। एक जो वर्जन आपकी बुक में लिखा हुआ है ना, मैं वही आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, एक्स्ट्रा याद नहीं करवाना चाह रहा। उस वर्जन के ना अंदर z1 प्लस z2 है सिर्फ, इस तरफ कुछ और है, उस तरफ कुछ और है, दरमियान में z1 प्लस z2 है। तो मैं बुक वाला प्रूव ही करवा रहा हूँ, लेकिन वैसे ट्राइंगल इनइक्वालिटी के डिफरेंट वर्जन होते हैं, तो अगर शौक होगा तो आप लोग सर्च कर सकते हो। अगर आप लोगों को लास्ट क्लास में याद हो तो मैंने बताया था कि अगर आपको z1 माइनस z2 मालूम करना है तो आप क्या करोगे, इस z2 को रिवर्स बनाओगे, इस तरह नीचे इस तरह बनाओगे, और फिर आपके पास इस तरह अगर याद हो, आपको z1 माइनस z2 मिला था लास्ट क्लास में, मैंने डिटेल में बताया था। तो मैंने बताया था इधर डायगोनल बनाओ या इधर बनाओ, ये एक ही बात है। कॉम्प्लेक्स नंबर में फर्क होगा पोजीशन के हिसाब से, z1 माइनस z2 के नीचे आ रहा होगा, हमें पोजीशन से गर्ज नहीं है, हमें अभी लेंथ से गर्ज है, हमें इससे गर्ज है अभी। तो वो आप नीचे लेंथ बनाओ या ऊपर लेंथ बनाओ, लेंथ सेम ही रहेगी। तो हमें बस अभी डिस्टेंस या लेंथ से बस फर्क है, हमें ये नहीं पता कि z1 माइनस z2 एक्चुअल कहां पर आ रहा है, उसको फिलहाल छोड़। तो ये जो पूरी लेंथ है ना, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, z1 माइनस z2 की लेंथ को रिप्रेजेंट करती है। 2 मिनट के लिए यहाँ पे रुक जाओ, ये एक अलग से एमसीक्यूज बनता है। एमसीक्यूज क्या बनता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है। सिंपल आप सवाल पूछेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2, इनके दरमियान डिस्टेंस क्या होता है। ये वो फॉर्मूला है दो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान डिस्टेंस निकालने के लिए। अगर आप देखो ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा है, तो ये जो चीज है ये बेसिकली डिस्टेंस ही है ना दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान। तो ये किसके बराबर है, ये बेसिकली z1 माइनस z2 के मॉडुलस के बराबर है। तो अगर पूछे आपसे कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 किसके बराबर होगा, तो z1 माइनस z2 के बराबर होगा। अच्छा, ऑर्डर पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो हमने खास ऑर्डर लिया हुआ है ना, आप z2 माइनस z1 भी कर सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है, मॉडुलस है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो डेरिवेशन के मुताबिक आपने z1 माइनस z2 किया हुआ, तो उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ। तो डिस्टेंस बताने का ये फॉर्मूला होता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान। तो ये मैंने साइड पे भी एक और चीज बता दी आपको।
तो बहरहाल अब आपको पता चल गया ये वाली साइड क्या है, ये है Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। अगेन जो मैं चीज प्रूफ करवाना चाह रहा हूं मैं उसके मुताबिक चल रहा हूं, वरना डिफरेंट वर्जन मैंने पहले ही बताया था इसके हैं नहीं। मैं आपको क्या चीज प्रूफ करवाना चाह रहा हूं जो यहाँ पे नजर आएगी कि आप ये वाली साइड पिक करो और ये वाली साइड पिक करो, और तीसरी हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। तो इस वाले ट्रायंगल में इस वाली साइड की क्या लेंथ थी Z2, इस वाले की क्या लेंथ है Z1 माइनस Z2। ये हमेशा ग्रेटर होगा तीसरी के, तीसरी साइड कौन सी है, ये वाली, ठीक है। यहां से आप Z1 माइनस Z2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, Z2 को उधर ले जाओगे तो Z2 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद देखो मैंने बताया था आपको Z1 प्लस Z2 वाला रिलेशन चाहिए, तो आप क्या करो, जस्ट Z2 की जगह आप माइनस Z2 पुट कर दो। तो यहां पे Z2 की जगह मैं माइनस Z2 पुट कर देता हूं, इसी तरह यहां पे Z2 की जगह में माइनस Z2 पुट कर देता हूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव, और यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, Z2 का मॉडुलस निकालो या माइनस Z2 का निकालो, बात एक ही होती है। तो यहां पे तो Z2 ही आता है। ये वो दूसरी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। अब इन दोनों चीजों को आपने कंबाइन लिखना है। अगर आप अभी इसको पढ़ो तो किस तरह पढ़ोगे आप कि Z1 प्लस Z2 जो है, Z1 प्लस Z2 के रेफरेंस से बात कर रहा हूं, Z1 प्लस Z2 जो है वो छोटा होता है किससे, Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड से, और Z1 प्लस Z2 मॉड ग्रेटर होता है किससे, Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड के। अब इन दोनों चीजों को कंबाइन करोगे तो वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी बन जाएगी जिनके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। वो क्या बनेगी, वो मैं ऊपर लिख रहा हूं कि Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस छोटा होता है Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस से, और ये ग्रेटर होता है Z1 मॉडुलस माइनस Z2 मॉडुलस। ये है जिसको आप बोलते हो ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ई कैट लेवल पे कोई नहीं समझाता इस बात को। मैंने क्यों समझाया, क्योंकि ये बात मैं ऑलरेडी कल आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे चुका था, एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होती है, तो मेरे लिए समझाना बड़ा आसान था। अच्छा, ये जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है ना, इसका 3 का वर्जन भी है कि अगर आप Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 निकालो ना तो ये लेस होंगे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। इनका प्रूव अगर आपने करना है ना तो इनका प्रूव मैंने जो वेक्टर का पोर्शन था ना फर्स्ट ईयर की न्यू बुक में जो वेक्टर में पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने बताया था कि जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर आप यूज करते हो ना, वो जब दो वेक्टर्स होते हैं तब भी आप उनको ऐड कर सकते हो, अगर दो से ज्यादा हैं, 4 5 6 हैं, तो इसके लिए हम बोलते थे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स कि बिलफर्ज अगर आपके पास 3 वेक्टर हैं तो रिजल्टेंट कैसे होगा। बड़ा आसान है, कंसीडर कर लो एक वेक्टर यहाँ पे, एक वेक्टर यहाँ पे, एक वेक्टर यहाँ पे, ये 3 वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, वही पहले वाले की टेल को ज्वाइन कर दो आखिरी वाले के हेड से, ये इसका रिजल्टेंट होगा। और बाय द वे इसकी डायरेक्शन उल्टी होगी, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये इसी किस्म का करके उन्होंने सॉल्व किया है। तो अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, 4 होंगे, तब भी ये जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है ये आपकी वैलिड है कि यार इसका सम जो है वो हमेशा ग्रेटर होगा इस वाले से। अब आज जो आर्गुमेंट के ऊपर लास्ट क्लास में मैंने आर्गुमेंट निकालने का तरीका आप लोगों को समझाया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर गिवन है तो आपने आर्गुमेंट उसको कैसे निकालना है। आई होप आप लोगों को बात समझ आई होगी। मैंने काफी आसान करके ट्रिग्नोमेट्री डिटेल में बताया था। अब जैसे आपने कॉन्जुगेट और मॉडुलस की प्रॉपर्टी देखी थी, इसी तरह आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज भी देख लो, कुछ काम की हैं। तो प्रॉपर्टीज एमसीक्यूज में पूछी भी जा सकती हैं, और एक तो बड़ी काम की प्रॉपर्टी है जो आपको काफी फायदा देगी। सबसे बेसिक प्रॉपर्टी तो जो लॉग की प्रॉपर्टी हुआ करती थी वही है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर उनका आर्गुमेंट निकाल रहे हो, ये बराबर है कि आप पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालो प्लस दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालो। ये बिल्कुल लॉग के अंदर प्रॉपर्टी टाइप की पढ़ते थे। इसी तरह ये वाली प्रॉपर्टी भी लॉग के अंदर पड़ी होगी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो बताओ क्या होगा आगे, माइनस हो जाएंगे। पहले का कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट माइनस दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट। तो अगर याद हो ये सिंपल लॉग की प्रॉपर्टी इसी जो आप वहां पे पढ़ते थे, एग्जैक्ट वही प्रॉपर्टीज आपको आर्गुमेंट में मिलेंगी। चाहो तो आपको एग्जाम्पल रैंडम से क्रिएट करो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर पिक करो, उनको मल्टीप्लाई करके आर्गुमेंट निकालो, या दोनों के आर्गुमेंट को निकाल के आपस में ऐड करो, सेम ही होंगे, करके देख लेना। तीसरी चीज बहुत काम की प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी पावर लो पहले, उसके बाद आर्गुमेंट निकालो। तो इसका आसान तरीका क्या है कि आप जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालो और जो भी पावर है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये भी एग्जैक्ट लॉ की प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो, क्या था कि हम पावर को पहले ले आया करते थे ना, एग्जैक्ट वही काम आप यहाँ पे कर रहे हो। तो और कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा की पावर 5, उसका आपने आर्गुमेंट लेना है। तो बड़ा आसान तरीका है, आप पावर को नीचे लाओ और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्गुमेंट निकाल लो।
कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी, डायरेक्ट आर्गुमेंट आया उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना। जबकि यहाँ पे आपको डिमॉर्गन थ्योरम लगाना पड़ेगा, पावर 5 कैलकुलेट करोगे, फिर आर्गुमेंट निकालोगे, वो कितना लंबा काम है। तो बहुत काम की प्रॉपर्टी है, नोट कर लेना है इसको। अच्छा, इसमें जहन में रखना कि z जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, या सिंपल नॉन जीरो लिख दो कि z इक्वल टू नॉन जीरो, मतलब नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। और दूसरी बात, पावर जो है वो इंटीजर हो। इन दो बातों को ख्याल रखना, पावर इंटीजर होनी चाहिए, 1 2 3 या माइनस नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, और जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले रहे हो वो नॉन जीरो ले रहे हो, क्योंकि अगर जीरो हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर उसका आर्गुमेंट तो है ही अनडिफाइंड, तो क्या करोगे। बाकी जो है वो लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, 3 और है। अच्छा, इसका तो मुझे सोच समझ के बताओ, बता सकते हो तुम लोग कि z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट क्या होगा, ये तुम लोग सोच समझ के बता सकते हो। जिसने बताया इसका मतलब यार बंदा बड़ा टाइट है, वो जीरो आएगा भाई, 1 जीरो। भाई मुझे एक बात बताओ, z कॉन्जुगेट क्या होता है, बताओ कि इसका आंसर क्या होता है। यही होता है ना आंसर इसका, मॉडुलस z का स्क्वायर। ये पूरी चीज क्या होगी, तो बता सकता है ये क्या होगा। मॉडुलस z का स्क्वायर क्या, कोई नंबर होगा, कोई एक्सप्रेशन होगी, क्या होगी, नंबर होगा एक सिंपल। जीरो। भाई मॉडुलस z का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मॉडुलस आपके पास क्या आया करता था, √13, √14, √10, यही मॉडुलस आया करता था ना। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा आपको, कोई 13 मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, कोई नंबर मिलेगा आपको, कोई पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव मिलेगा। ओके, आपको तो रिजल्ट में कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर मिल रहा होगा। और पॉजिटिव रियल नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब क्या है कि इमेजिनरी पार्ट नहीं है उसके अंदर, जस्ट रियल पार्ट है। तो पॉजिटिव रियल पार्ट इस एक्सिस पे ड्रॉ होगा। और मैंने बताया था कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इस एक्सिस पे है तो उसका आर्गुमेंट हम जीरो लेते हैं। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होता तो हम 180 डिग्री लेते, लेकिन वो पॉजिटिव पे है तो हम उसका जीरो लेंगे। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी कॉन्जुगेट का आपने आर्गुमेंट निकाला, एक काम की नहीं है आपके, अगर एज इट इज पूछ ली जाए तो कर लेना, सही है। जेड कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड, किसी भी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसका भी फॉर्मूला बड़ा आसान आसान तरीके से ना समझ सकते हो, प्रूफ देखना तो बड़ा आसान प्रूफ है इसका। तो जेड कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट क्या होगा, सिंपल माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है। और माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आसान तरीका है। माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड का मतलब क्या होगा, आप इस तरह भी लिख सकते हो उसको। आपने अभी बात पढ़ी थी कि अगर कोई भी पावर मौजूद होती है तो वो किसके बराबर होता है, पावर को पहले ले आओ, तो वही चीज तो है। एज्यूम ये जो नीचे -1 है, इसको देखो जब पहले ला सकते हो तो इसको ऊपर नहीं लेके जा सकते, मतलब आप इससे इस तरफ जा सकते हो तो इससे क्या इस तरफ नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हो। अगर ये सिचुएशन लिखी होती है तो आप n को ऊपर भी लेके जा सकते हो, ठीक है। तो वही चीज है, नीचे -1 था, मैं इसको ऊपर ले गया। और z-1 क्या होता है, सिंपल 1/z के होता है। तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर इसका ऑप्शन में आपको ये नजर आ जाए तो घबराना नहीं है, कहां से आया है, बहुत आसान है, आसानी से पता कर लोगे, ठीक है। और आखिरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करोगे उसके कॉन्जुगेट से, तो रिजल्ट जो भी, अब ये भी काम की प्रॉपर्टी है कि आप पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड करने में थोड़ा प्रोसीजर आपका लगता है, डिवाइड करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया, फिर आप क्या करोगे, उसका आर्गुमेंट लोगे, रिजल्ट आ गया। आसान तरीका क्या है कि कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट जो आपके पास z कॉम्प्लेक्स नंबर है ना उसका आर्गुमेंट ले लो, कोई डिवाइड नहीं करना आपको, जस्ट इसको आर्गुमेंट लो और जो आर्गुमेंट आए 2 से मल्टीप्लाई कर देना,